राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक सीरीज में डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, पिछले साल ही एक क्वेश्चन बना था, अभी हम लोग देखते जाएंगे, जहां पर आएगा उसको बताऊंगा कौन से साल में बना था। पहले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कामकाजी आयु वर्ग के व्यक्तियों के बड़े अनुपात वाली जनसंख्या संरचना से उत्पन्न आर्थिक विकास क्षमता को संदर्भित करते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भारत वर्तमान में अपने जनसांख्यिकी लाभांश के अंतिम चरण में है। भैया ये तो गलत है, अंतिम चरण में है, ये स्टेटमेंट गलत है। जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त करने में कम निर्भरता अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बात सही है। ठीक है, तो हमारा पहला और तीसरा सही है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, TFR, ठीक है, और नेट रिप्रोडक्शन रेट, क्रूड बर्थ रेट या अपरिष्कृत जन्म दर या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी। हम तीनों ही चीज का कैलकुलेशन करते हैं, डिपेंड ये करता है हमारे ऊपर कि हम लोग का कौन सा रिजल्ट, कौन से आंकड़े हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं जनसंख्या दर वृद्धि दर को मापने के लिए वो तीनों का ही करते हैं। अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। भारत में जनसंख्या इसको स्थिर रखने के लिए प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर क्या है? ठीक है, जो हम लोग को क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट, कितनी फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए किसी भी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए, किसी भी कंट्री को सस्टेन करने के लिए कितनी चाहिए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी सबके कॉन्टेक्स्ट में भी सेम चीज, सेम सिनेरियो लागू होता है। ठीक है, तो हमारे लिए कितना है? 2.1। ठीक है, 2.1 बर्थ पर फीमेल। ठीक है, बेबी पर फीमेल जो है हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नया आंकड़ा है और लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो प्रजनन दर है वो कम हुआ है, और अगर प्रजनन दर कम हो गया है तो फिर ये कंसर्निंग बात है। हालांकि 2.1 से ज्यादा ही हम लोग 2.4 हैं, लेकिन बहुत पास तो पहुंच गए 2.1 पे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में प्रजनन दर में गिरावट को योगदान देते हैं? किसके कारण प्रजनन दर में गिरावट होती है? बढ़ता शहरीकरण, ये बात भी सही है। उच्च महिला साक्षरता दर, ये भी सही है। घटती शिशु मृत्यु दर घटेगी तो भी वहां पर हम लोग को दिखाई देता है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। तीनों स्टेटमेंट सही है तो डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, सही बात है। 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की थी, ये बात भी सही है। शहरी क्षेत्रों में निर्भरता अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक था, ये बात भी सही है। और ये कौन से आंकड़े पूछे? 2011 का। अभी लेटेस्ट जो जनगणना है हमारे पास यही है, इसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। अलग अलग रिपोर्ट्स का दावा अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग फाइनल किसको मानते हैं? जनगणना रिपोर्ट को। तो जब होगा जनगणना, तब मतलब नेक्स्ट जब भी होगा तब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा NFHS है उसका 5th वर्जन जो है उसके अनुसार, ठीक है, पांचवें संस्करण के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल प्रजनन दर सबसे अधिक थी? सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहाँ है भाई? तो ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जनरली लोगों को पता होगा, बिहार है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिहार के सिनेरियो से ना एक एस्टिमेशन ये भी लगाया जाता है, सिर्फ बिहार ही नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ साक्षरता दर कम है, इसलिए ही वहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, वहां पर बच्चे ज्यादा पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के असमान जनसंख्या वितरण का वैध कारण है? किसके कारण असमान जनसंख्या वितरण हो रहा है? जलवायु परिस्थितियों में भिन्नता, ये बात सही है। आर्थिक विकास, ये बात भी सही है। ऐतिहासिक कारण, ये भी सही है। तो तीनों ही रीजन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पर हमारे उद्देश्य, यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है, दशकीय जनगणना का संचालन करना, अच्छा संचालन करना तो नहीं है, प्रणाली पंजीकरण प्रणाली का उद्देश्य संचालन करना तो नहीं हो सकता, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है प्रजनन और मृत्यु दर पर डेटा एकत्र करना, ये बात नहीं है।
आंतरिक प्रवास प्रवृत्तियों को मापना, ये बात भी सही है। शहरीकरण दरों की निगरानी करना, ये बात भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन हम लोग को पूछ क्या है, प्राथमिक उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं। जब प्राथमिक उद्देश्य के बारे में पूछा जाए ना, तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य तो यही है, प्रजनन और मृत्यु दर पर डेटा एकत्र करना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, हमको आंसर जब एक से ज्यादा आंसर राइट है तो उस कंडीशन में हम लोग को सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर को पकड़ना रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इसके थर्ड स्टेज के बारे में, थर्ड स्टेज की विशेषता पूछ रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, और कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। कंफ्यूजिंग है, एक जैसे ऐसे वर्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ध्यान रखना है कि जब जन्म दर घटते जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आते जाती है, तो वहां पर ना जो पॉपुलेशन है वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहती है, कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी है, बट एक्चुअल में वहां पर अल्टीमेटली जो यूथ की पॉपुलेशन है वो घटती जाती है। और इसी स्टेज पे इंडिया पहुंच चुका है। तो इंडिया कौन से स्टेज में पहुंच चुका है अगर बोला जाए तो वो थर्ड नंबर में आएगा, थर्ड स्टेज में। और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में शहरीकरण के रुझान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। स्वतंत्रता के बाद से शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। प्रवास भारत में शहरीकरण में योगदान देने वाला प्रमुख कारक है, ठीक है, ये बात भी सही है। दक्षिणी राज्यों में उत्तरी राज्यों की तुलना में शहरीकरण का स्तर अधिक है, ये बात भी सही है। हमारे पास तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी राज्यों में उत्तरी राज्यों की अपेक्षा शहरीकरण ज्यादा हुआ है। नंबर्स भले कम हो लेकिन परसेंट ज्यादा है। प्लस अगर हम देखते हैं उत्तर भारत में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है और सबसे ज्यादा ग्राम किस राज्य में स्थित है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जनसांख्यिकी, अधिकांश जनसांख्यिकी अध्ययनों में किस आयु वर्ग को कार्यशील आयु माना जाता है। कार्यशील आयु, वर्किंग एज, ये कौन सा, इसलिए क्वेश्चन आ भी चुका है भाई हमारे सीजीपीएससी के 2023 वाला जो सेशन है जिस, ठीक है, उसमें आ चुका है क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या होगा हमारा, 15 से 64 वर्ष, ठीक है, 15 से 64 वर्ष की आयु को ये माना जाता है। देखिए ये इंडियन इकोनॉमी का भी टॉपिक है, और साथ ही पेपर 7 के पार्ट 3 में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है वो वहां पर भी इस बारे में चर्चा की जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पलायन के लिए एक प्रेरक कारक का उदाहरण है। एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए प्राकृतिक प्रेरक। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन, शहरी क्षेत्र में उच्च मजदूरी दर, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन, ये पूरी तरह से सही नहीं है, सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। शहरों में बेहतर शिक्षा के अवसर, इसको भी हम लोग पूरी तरह से नहीं मान सकते, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर निम्न है। और अगर कंपैरिजन किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी नहीं है कि हर जगह बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल हो या फिर बहुत ज्यादा बुरे स्कूल हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगला है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं, ये बात तो सही है। अब आपदाओं के बारे में यहाँ पर किस आपदा के बारे में बोल रहे हैं, जल संकट। मूल रूप से अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो जल संकट एक सबसे बड़ी आपदा के रूप में देखा जाता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तो वहां पर भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी रहता है, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का नहीं रहता लेकिन रहता है, तो वहां पर पलायन का उससे भी चांस होता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जब सब में चूज करना रहे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सही आंसर होगा। अगले में चलते हैं, जनसांख्यिकी में जनसंख्या गति शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, पॉपुलेशन मोमेंटम, पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, प्रवास में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या वृद्धि, वृद्ध होती जनसंख्या के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के कारण त्वरित जनसंख्या में वृद्धि। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन दर में गिरावट। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, ठीक है। अगेन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है और आगे आने का चांस शायद बहुत कम हो,
लेकिन फिर भी हम लोग इसको ध्यान रखे रहेंगे कि केरल का है भाई। और ये कौन सा स्टेट्स में, अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूटीज की बात करें, जो संघ शासित प्रदेश है, इनके लिए जो सबसे टॉप मोस्ट में वो कौन है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ये फर्स्ट नंबर पे है सारे संघ शासित प्रदेशों में से। अब आपके लिए एक छोटा सा और क्वेश्चन, आप इस बात का जवाब दीजिए कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का साक्षरता के हिसाब से जब देखते हैं तो कौन से क्षेत्र में उसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन से नंबर पे आता है, रैंक कौन सा होता है, बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का मुख्य फोकस क्या है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड इन इंडिया। तो ये क्या है हमारे पास, प्रवासन दरों को कम करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रजनन दर को कम करना, शहरी नियोजन को बढ़ावा देना। तो हमारा यहाँ पर जनसंख्या स्थिरीकरण करना है तो प्रजनन दर को कम करना रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 तक जनसंख्या के मामले में भारत से आगे निकल गया है, ठीक है, कौन सा देश हमसे आगे निकल गया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सबसे आगे हम ही, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे आता है चाइना, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी भारतीय योजना जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार केंद्रित है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, देखिए मिशन सारे हम लोग चारों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। मिशन इंद्रधनुष हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, पोषण अभियान हो गया। तो जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है। जननी सुरक्षा जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार के बारे में केंद्रित है। तो हमारा आंसर तो जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत योजना ये तो हमारे स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है। पोषण अभियान हमारे जो पोषक तत्वों में हमारी कमी रहती है ना, बस खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं कि हमको पोषण सहित पोषण युक्त आहार खाना है, इस बात पे फोकस है हमारा पोषण अभियान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात को सही रूप से परिभाषित करते हैं, प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या, कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 तक भारत की अनुमानित औसत आयु क्या है, अनुमानित औसत आयु 2023 तक किसकी पूछ रहा है, भारत की। तो 24, 28, 32 और 35 वर्ष। तो 2023 तक मतलब ये 2023 तक जो एस्टिमेशन आया था ना, गवर्नमेंट डेटा रिलीज किया था, ये उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमारा उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या था, 28 वर्ष, ठीक है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 वर्ष को माना गया था कि इंडिया का अप्रोक्सीमेट जो मीडियन है वो कितना रहेगा हमारा, 28 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है, 2030 तक शून्य जनसंख्या वृद्धि प्राप्त करना। देखिए भाई बड़ा रिस्की चीज है ना, शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। अगर अभी का देखते हैं ना तो साउथ कोरिया का 0.6 हो गया, वो टेंशन में है। अगर हम लोग 0 की बात करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। 2045 का प्रतिस्थापन दर की प्रजनन क्षमता को प्राप्त करना। अगला क्या, स्वैच्छिक तरीकों से जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना, शहरी प्रवास दरों को कम करना। देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन सही जैसे लगते हैं लेकिन गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा स्वैच्छिक तरीकों से जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना, क्योंकि 45 तक की बात हम लोग जो प्रतिस्थापन स्तर की जो क्या बोलते हैं प्रजनन क्षमता है ना, ये हमारा एक मतलब, हालांकि हम लोग उसको टारगेट नहीं बनाए लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर तो ये नहीं है, क्योंकि ये कौन सी जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं, सन 2000 वाली। शहरी प्रवास दरों को कम करना, ठीक है, इससे भी हो सकता है लेकिन ये भी उस 2000 की नीति का तो ये पार्ट नहीं था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक उच्च निर्भरता अनुपात से जुड़े हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हाई डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, जनसंख्या में बच्चों का उच्च अनुपात, तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या, बड़ी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या, ठीक है। तो हमारा
पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट बड़ी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या, ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी जनसंख्या अवधारणा, जनसांख्यिकी अवधारणा जनसंख्या में बुजुर्गों के अनुपात की व्याख्या करती है? बुजुर्गों का अनुपात, निर्भरता अनुपात, आयु सूचकांक, कुल प्रजनन दर और युवा वृद्धि। तो यहाँ पर जो हमारा आयु सूचकांक है ना, ये बताता है कि जो हमारी जनसंख्या, हमारी जो डेमोग्राफी है, उसमें बुजुर्गों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयु सूचकांक हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत की अनुमानित अधिकतम जनसंख्या कितनी है? कि भाई यूनाइटेड नेशंस क्या बोलता है कि मतलब इंडिया की जनसंख्या ना ज्यादा यहाँ तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है, ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट का डाटा है। ठीक है, पहले जो रिपोर्ट आया था उसमें पहले इस चीज को बताया गया कि एवरेज रेट क्या होना चाहिए, एवरेज बर्थ रेट क्या होना चाहिए, प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर अलग अलग कैटेगराइजेशन के साथ में डेटा आया। तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया का जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1.6 बिलियन। ठीक है, 160 करोड़ से ज्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कौन बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस। अब देखते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम लोग कहां तक पहुंचेंगे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है? ठीक है, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नीति आयोग विजन 2030, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब चारों में देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना, वो शिक्षा से, बालिका शिक्षा से संबंधित है। नीति आयोग विजन 2030 इसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये 2018 में स्टार्ट किया गया था और इसमें 112 जिले नामांकित किए गए। अब इन 112 में से छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितने जिले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनसांख्यिकी में युवा उभार शब्द का क्या अर्थ है? युवा उभार का अर्थ क्या है? ठीक है, यूथ बल्क। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में युवाओं का बड़ा अनुपात, बाल जनसंख्या में कमी, युवाओं का शहरी क्षेत्र की ओर पलायन। एक्चुअली में पलायन नहीं है, ये इस बात का सूचक है कि जनसंख्या में युवाओं का कितना योगदान है, कितना ज्यादा उनका अनुपात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सेदार अवशोषित कर लेता है? ये तो हमेशा से ही हमारा कृषि क्षेत्र रहा है और कृषि क्षेत्र देखते हैं कब तक रहेगा। फिलहाल तो हमारा आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्र। अगला हमारे निम्न में से कौन उच्च मानव विकास का सूचक है? ठीक है, उच्च मानव विकास का सूचक है। तो क्या बोल रहे हैं, उच्च साक्षरता दर, कम शिशु मृत्यु दर, उच्च जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व अगर ज्यादा है तो ये उसका सूचक नहीं हो सकता, तो हमारा तीसरा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो गया तो हमारा ये 3 हट गए। तो हमारे पास क्या बची, ऑप्शन नंबर ए उच्च साक्षरता दर और कम शिशु मृत्यु दर। तो ये हमारे उच्च मानव विकास सूचकांक का मानव विकास का सूचक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय आवश्यक है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है शिक्षा और कौशल विकास में निवेश, दूसरा बोल रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, तीसरा बोल रहा है उच्च विकास वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। तो तीनों ही बातें सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले स्टेटमेंट में अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की वृद्ध होती जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन। अनुमान है कि 2050 तक वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा दोगुना हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्य में वृद्धावस्था अधिक स्पष्ट है। ये बात भी सही है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि वृद्ध होती जनसंख्या में योगदान देने का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर कोई बहुत टाइम तक जी रहा है, मृत्यु दर में अगर कमी आ रही है, तो वो इस बात का सूचक है कि लोग ज्यादा जी रहे हैं और ज्यादा जी रहे हैं वही जीवन प्रत्याशा में काउंट हो जाता है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो ये हुए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।